नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप जानते हैं कि लगातार हमारे इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग एक कारण बन जाता है जलवायु के परिवर्तन होने का। इससे तरह तरह की समस्याएं हो रही है। तो इस वजह से इन चीज़ों से निपटने के लिए जो वैज्ञानिक हैं लगातार कुछ न कुछ खोज प्रयोग करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि किस प्रकार से पृथ्वी का जो ओवरऑल टेम्परेचर है उसको कम किया जाए। और उसी खोज का, उसी रिसर्च का एक नतीजा है कि सोलर जियो इंजीनियरिंग की बात की जा रही है। तो इस सोलर जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से बात की जा रही है कि जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए। तो एक तकनीक है, सोलर इंजीनियरिंग की बात की गई है। इसके विभिन्न मुद्दों पर हम बात करते हैं, देखेंगे कि क्या क्या वह तकनीक है जिसके माध्यम से सोलर जियो इंजीनियरिंग संभव है। देखिए, वैज्ञानिकों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सोलर जियो इंजीनियरिंग एक उपाय के तौर पर काम किया जा रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा जा रहा है। देखिए, पूरा खेल जो है यह हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और यहाँ पर सन है। सन से सोलर रेडिएशन निकलता है। ठीक है, सोलर रेडिएशन निकलता है तो दो चीज़ें होती है। यहाँ से जब रेडिएशन पहुंचा अर्थ तक, तो अर्थ तो क्या करती है, बहुत सारे रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती है। तो इस तरह की प्रोसेस पर बात की जा रही है कि अर्थ जो है अधिक से अधिक रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे, क्योंकि जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगी उसके वजह से यहाँ अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात आएगी, तरह तरह की समस्याएं होगी। तो पूरा खेल जो है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वह इसी बात पे है कि किस तरह से सन का जो ये रेडिएशन है, इस रेडिएशन को क्या ऐसा प्रोसेस किया जाए कि अधिक से अधिक जो ये सन रेडिएशन है उसे रिफ्लेक्ट करके हम बाहर भेज दें। तो इसको लेकर के सोलर जियो इंजीनियरिंग की बात की जा रही है। चलिए, इसके लिए कुछ नए नए तकनीक की बात की जा रही है, उस पर बात करते हैं। सोलर विकिरण प्रबंधन यानी कि सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट की बात की जा रही है। सूर्य के जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्शन कैसे कर दिया जाए, रिफ्लेक्ट करके उसे रिटर्न करने की बात की जा रही है। तो ये पूरा मामला है। यह प्रौद्योगिकी सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परिवर्तित करके पृथ्वी के तापमान को कम करती है। ऐसी संभावना है कि ऐसी कर सकती है। इसमें कुछ नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, प्रयोग पे बात की जा रही है कि इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो यह जो रेडिएशन का रिफ्लेक्शन है वो संभव है। कौन कौन से तकनीक है उस पर हम बात करते हो, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में मैं अभी आपको बताऊंगा, फिर डिटेल से हम इस पर बात कर लेंगे। देखिए, पहला है समुद्री क्लाउड ब्राइटनिंग। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि समुद्री क्लाउड ब्राइटनिंग, समुद्र के ऊपर जो क्लाउड है उसको और अधिक सघन करने की बात की जा रही है, ताकि उसका जो एरिया है उसमें विस्तार आए और उसमें क्या हो जाए, वो ब्राइटनेस उसमें आ जाए। तो ब्राइटनेस जब आएगा तो आप जानते हैं कि अगर चमकीला कोई पदार्थ होगा तो वहाँ पर अगर सन का लाइट आता है, यहाँ पर रेडिएशन, तो यह रिफ्लेक्ट अच्छे से होगा, जल्दी होगा। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि समुद्री क्लाउड को ब्राइट कैसे किया जाए, उसकी ब्राइटनेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा देखते हैं सीरस क्लाउड थिनिंग, यानी कि क्लाउड को जो है कि उसको थिन कर दिया जाए, पतला कर दिया जाए। अब यहाँ मान लीजिए क्लाउड है, क्लाउड लगा हुआ है, काफ़ी सघन है ये क्लाउड। तो अर्थ के पास जो रेडिएशन अर्थ ने जो ऑब्जर्व किया है, सन से जो आया है रेडिएशन, यह रेडिएशन फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर क्लाउड जो है काफ़ी सघन है। तो इसको कैसे थिन कर दिया जाए, पतला कर दिया जाए, ताकि इससे जो है रेडिएशन बाहर निकल सके। तो यह एक प्रोसेस हो गया। तीसरा है अंतरिक्ष आधारित तकनीकें। अंतरिक्ष आधारित तकनीक कहने का अर्थ है कि हम अपने ऑर्बिट में जाकर के क्या करें, ग्लास लगा दे। ठीक है, ऑर्बिट में बड़े बड़े ग्लास लगा दे और उस ग्लास पे जब सोलर रेडिएशन आएगा तो वो रिफ्लेक्ट होकर के निकलेगा। तो यह एक तरीका है। और चौथा है समतापमंडलीय एरोसोल इंजेक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग मसला है कि यानी कि जो समतापमंडल है वहाँ पे हम क्या कर दे कि एरोसोल इंजेक्शन कर दे, छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ हम इंजेक्ट कर दे एरोप्लेन की मदद से, और ये पूरे अर्थ पे कर दे। जैसे ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो इसके चारों तरफ ऐसा हम क्या करें कि एरोसोल जो है इंजेक्शन कर दे यहाँ पर। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड इसको कर सकते हैं, एरोप्लेन से करना होगा। तो इससे क्या होगा कि सनलाइट यहाँ पड़ेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी सनलाइट पड़ेगा पूरे अर्थ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो यह एक तरीका है। तो ये 4-5 तकनीक ऐसे हैं जिस पर अब हम विस्तार से बात करेंगे और देखेंगे कि इस तकनीक का क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, इसका प्रोसेस क्या है और कैसे यह हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी पूरी मानव जाति के लिए, सभ्यता के लिए लाभदायक है। देखिए,
सीरस क्लाउड थिनिंग की सबसे पहले मैं बात करूं तो सीरस क्लाउड जो होता है वह दीर्घ तरंग विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। जैसा कि पहले हमने देखा भी, यहाँ देखिए यह जो क्लाउड है, अगर यह क्लाउड बहुत सघन होगा तो यहाँ जो दीर्घ तरंग है यह फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर के अंतरिक्ष में वापस नहीं जा पाएगा। इसीलिए इसको क्या करना है, सीरस क्लाउड को थिन करना है, पतला करना है, ताकि यहाँ जो दीर्घ तरंग है वह वापस यह रेडिएशन अंतरिक्ष में वापस जा सके। तो एक बात तो ये हो गई। उसके बाद है अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकियां। अंतरिक्ष आधारित पर जैसा मैंने पहले ही आपसे कहा था कि पृथ्वी से सूरज के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने के लिए बड़े बड़े विशाल दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा। और यह दर्पण कहाँ लगाना है, यानी कि जो ऑर्बिट होगा उस ऑर्बिट में इसे हम लगा दें। जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए, यह जो है यहाँ पर हम ग्लास लगा दें, दर्पण लगा दें अंतरिक्ष में, और यहाँ जब सोलर रेडिएशन पड़ेगा तो यह रेडिएशन इस दर्पण पर पड़ के यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा अंतरिक्ष में। तो यह एक तकनीक, इस पर भी बात की जा रही है। दूसरा, अगर आगे बढ़ते हैं हम तो समताप मंडलीय एरोसोल इंजेक्शन की बात करते हैं। यह अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जो प्रक्रिया है यह कम खर्चीला है और यह काफ़ी प्रभावी भी हो सकता है। किस तरह से, इसे समझिए। देखिए, पूरा खेल तो हम, जैसा कि बार बार आपसे मैं कह रहा हूँ, इस बात को लेकर के है कि सूरज का जो रेडिएशन है उसको कैसे रिफ्लेक्ट किया जा सके, कैसे आसानी से इस काम को हम कर सके। इसमें क्या करते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी वायुमंडल होता है उसमें छोटे परावर्तक कणों को इंजेक्ट कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए एरोप्लेन से, बहुत सारे एरोप्लेन की आवश्यकता होगी, उससे क्या करें हम, छोटे छोटे पार्टिकल को हम यहाँ पे इंजेक्ट कर दें पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में। और यहीं पे ओजोन परत भी है, ठीक है। यहाँ हम जब इंजेक्ट करते हैं तो सूरज का जो किरण है यहाँ पर, यहाँ रेडिएशन आता है और इस छोटे छोटे पार्टिकल पे, मान लीजिए यहाँ पार्टिकल है, इस पर यह पड़ेगा और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट आसानी से हो जाएगा। चलिए एक चीज़ मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे कि ये अर्थ हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अर्थ के चारों तरफ, इधर देखिए यहाँ पर ये जो समताप मंडल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से एरोप्लेन के माध्यम से यहाँ इंजेक्ट कर देंगे चारों तरफ, ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ ये कर देना है, एक लेयर सा बना देना है ऐसे। ये पूरा, ये सल्फर का, मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड का एक लेयर हमने बना दिया। अब यहाँ क्या होगा कि सोलर एनर्जी इस पे पड़ता है, ये सन है, सोलर एनर्जी यहाँ तक आया, सोलर का रेडिएशन आया। अब इससे क्या होगा कि सोलर का रेडिएशन जब यहाँ आएगा तो यह जो कण है सल्फर डाइऑक्साइड का, ये जो कण है, एरोसोल जो कण है छोटे छोटे, ये मिलियंस में होगा, ठीक है, पूरे अर्थ के इर्द गिर्द। तो यहाँ से ये वापस इसे रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ अगर रेडिएशन आता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, फिर मान लीजिए यहाँ रेडिएशन जाता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि हर जगह हमने क्या किया, पृथ्वी के चारों तरफ हमने एरोसोल कण बिछा दिए हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। तो अब यहाँ से कोई भी कण पे पहुँचता है रेडिएशन, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि पृथ्वी तक जो सूर्य की रोशनी है वह तो पहुँचेगी, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं पहुँचेगा। वहाँ पे जो रेडिएशन है उस रेडिएशन को अर्थ जो है कम से कम एब्जॉर्ब करेगी और अधिक से अधिक रिफ्लेक्ट कर देगी। इससे क्या होगा, पृथ्वी के सतह के आसपास जो है कूलनेस बना रहेगा, यानी कि टेम्परेचर वहाँ का कम रहेगा, और टेम्परेचर कम रहेगा तो ये हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ इससे एक कंसर्न भी है, जुड़ता है कि यह काफ़ी अच्छा तो है, प्रभावी है, माना जा रहा है कि कम खर्चीला भी होगा, लेकिन संभव है, क्योंकि पृथ्वी का ऊपरी जो वायुमंडल है उसमें हम ये काम कर रहे हैं, संभव है कि वर्षा का पैटर्न इससे चेंज हो जाए। और वर्षा का पैटर्न चेंज हो जाता है, खास करके भारत जैसे देश के लिए यह बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि भारत आप जानते हैं कृषि प्रधान देश है, और भारतीय कृषि जो है यहाँ के मानसून के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो वर्षा का पैटर्न यदि चेंज हो जाता है तो मानसून के मौसम में बारिश कम होगी या फिर बारिश बहुत अधिक हो जाएगी, तो या तो सूखा हो सकता है या फिर बाढ़ की समस्या आ जाएगी। तो यहाँ एक कंसर्न भारत जैसे देशों के लिए, अफ्रीका के लिए भी इस तरह की कंडीशन बन सकती है, तो इस पर भी एक ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि ये काफ़ी प्रभावी माना जा रहा है कि पृथ्वी का टेम्परेचर इससे कम होगा और वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर क्यों, कि जैसा कि मैंने कहा आपसे कि पूरे पृथ्वी के, पूरा जो ग्लोब है उसके चारों तरफ हम एरोजोल के कण वहाँ पर बिछा देंगे, एक लेयर सा बना देंगे एरोप्लेन से, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कण जो हैं ये। तो इससे हमें फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन इसके कुछ नुकसान संभावित हैं, उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है।
दूसरा है समुद्री क्लाउड ब्राइटनिंग तकनीक। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया था इसको, कि समुद्र के जो क्लाउड हैं उसके ऊपर उसको ब्राइटनेस उसका बढ़ाया जाएगा और उसे विशाल क्षेत्र में फैलाने की कोशिश की जाएगी। अब ये कैसे होगा, देखिए जैसे शिप है, समुद्री शिप है, उसके द्वारा समुद्र का जो नमक है उसको टेक्नोलॉजी से एक कन्वर्ट करके तकनीक के द्वारा, और इस नमक को समुद्र के ऊपर जो बादल हैं वहाँ पर छिड़काव किया जाएगा। अब यह बादल जो है इस नमक के इर्द गिर्द आएगा और इस बादल का एक तो सघन होगा, ये अधिक क्षेत्रों में ये बादल यहाँ से फैलेगा, साथ ही इस बादलों का क्या है, ब्राइटनेस बढ़ेगा उस नमक के वजह से। तब जो सोलर रेडिएशन इस क्लाउड पे पड़ेगा, बादल पे, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस से स्पेस में चला जाएगा उसका रेडिएशन। तो यह पूरी कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, कि ये जो सोलर जियो इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं इससे हमें क्या क्या लाभ होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये सारा खेल जो हम कर रहे हैं वह हम जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है हम उससे बचना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं पे समझ लीजिए कि ये हाईली कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस पर बहुत स्टडी करने की ज़रूरत है। पेरिस जलवायु समझौता आपको ध्यान ही होगा 2016 में हुआ था और तकरीबन 196 देश उसको माने भी थे, एग्रीमेंट भी किए थे। हालांकि यूएस उससे बाहर हो गया था ट्रंप के समय, फिर अब यूएस उसमें आ गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यह है कि लाभ होगा इसका, तो लाभ कितना होगा, क्या दुनिया के सभी देश एक मंच पर आ पाएंगे, क्योंकि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर होगा। एक देश या 2 देश या 5 देश 10 देश एक संगठन मिलकर इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि लाभ होता है तो जलवायु परिवर्तन में क्या लाभ होगा, क्लाइमेट को क्या कर लाभ होगा, और ग्रीन हाउस गैसेज का जो मात्रा बढ़ता जा रहा है हमारे वायुमंडल में उस सब का क्या प्रभाव होगा, समुद्र पर क्या प्रभाव होगा। देखिए जलवायु परिवर्तन को कम करने की क्षमता होगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यदि हम जो रेडिएशन है उस रेडिएशन को हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसमें कमी आएगा। माना जा रहा है कि ऐसा करके हम 1 डिग्री टेम्परेचर तक कम कर सकते हैं पृथ्वी का। तो यदि ऐसा होता है तो यह क्लाइमेट चेंज के लिए एक वरदान साबित हो जाएगा कि हम इससे बच जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके खतरा से निपटने के लिए फिर कारगर हो जाएगा। यह अत्यधिक तापमान और उष्णकटिबंधीय तूफानों की तीव्रता जैसे जलवायु प्रभावों को भी कम करने में सक्षम साबित होगा। इसके अलावा समुद्र की अगर हम बात करें तो समुद्र के सतह का तापमान कम करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको क्लाउड को, समुद्री क्लाउड के बारे में, तो उसके तापमान को ये कम करके ये प्रवाल विरंजन की घटनाओं का जो जोखिम है उसको कम करेगा। इसके अलावा उसके लिए जो है अनुकूल परिस्थिति बनाएगा प्रवाल भित्तियों के लिए, तो यह हमारे पारिस्थितिकी के लिए भी बेहतर साबित हो सकता है। साथ ही समुद्री बर्फ के पिघलने की मात्रा को कम करेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पृथ्वी के इर्द गिर्द का जो सतह है, यह समुद्री सतह है, वहाँ का टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो समुद्र में जो बर्फ़ है उसके पिघलने का दर भी कम होगा। ये समुद्र के बर्फ़ के जो पिघलने की मात्रा है उसको तो कम करेगा ही, साथ ही साथ समुद्र के जो समुद्रीय जीव हैं उसके लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। और समुद्र के संचलन और ग्लेशियर पिघलने की बात जो की जा रही है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, तो यदि इन सब चीज़ों से टेम्परेचर कम होता है तो ग्लेशियर पिघलने की दर में भी कमी आएगी, और ये ओवरऑल जो है हमारे वायुमंडल के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन जैसा कि अब इस पे मैंने पहले ही कहा कि लाभ तो इसके हैं, मैंने आपको इतने सारे लाभ बताए, लेकिन अब यहाँ देखिए कि क्या इसका ये लाभ मिल पाना इतना आसान है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इसके लिए प्रतिवर्ष 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का खर्च आएगा, और इतना खर्च आता है तो पृथ्वी का ओवरऑल जो टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। ये अच्छा है, लेकिन इसके लिए काफ़ी बजट की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पेरिस समझौता में ही सभी देश एक मंच पर सही से नहीं आ पाए, और आए भी तो यूएस जैसे जो कंट्री हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का मैंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट रियल, तो वो ये कह करके बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि हम जितना फंड देते हैं वो अमेरिकी लोगों के साथ अत्याचार है, अमेरिकी लोगों का नुकसान है, इसलिए मैं इससे बाहर हो रहा हूँ। लेकिन फिर जब जो बाइडेन आए हैं तो फिर अमेरिका पेरिस समझौता में आ गया है। लेकिन कहने का मतलब है कि जब यह
चीज़ें जो है वैश्विक स्तर पर ये बातें होंगी तो एक दो देश की बात तो है नहीं, तो सभी देश के गवर्नमेंट को एक साथ आना पड़ेगा। और क्या ये फिर संभव है? साथ ही इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अभी जितनी स्टडी हमने किया है, जितनी स्टडी रिसर्च जो है हमारे वैज्ञानिक किए हैं, इतना काफ़ी नहीं है इस टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि हमें ये अभी नहीं पता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि एरोसोल जब हम मिलाएंगे इन्वायरमेंट में उसके कण, तो संभव है कि इससे वर्षा का पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो बहुत सारे देशों के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकता है। तो फिर इसके क्या नफ़ा होगा, क्या नुकसान होगा, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। खास करके इसके कुछ अलग अलग मुद्दे भी हैं, जैसे टेक्निकल मुद्दा भी आता है, पॉलिटिकल मुद्दा भी जैसा मैंने चर्चा किया, सोशल भी है और इकोनॉमिकल भी है। तो इन सभी चीज़ों पर बहुत ध्यान से गौर करके विचार करना पड़ेगा और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, यह तो रियल चीज़ें हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से हो रहा है और इसका प्रभाव जो है हम सब देख भी रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी हाल ही में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई, उससे त्रासदी हुआ। भारत के भी कई हिस्सों में आप देखेंगे कि विषम जलवायु हो गया है, कहीं अत्यधिक गर्मी तो फिर कहीं अत्यधिक ठंडी का मौसम देखने को मिलता है और इससे आफ्टर ऑल हमारे फसल पे नुकसान होता है, जान माल की भी क्षति होती है और ये हमारे वायुमंडल के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो इन सब चीज़ों बहस को अगर हम बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी सही तो लगता है, लेकिन देखना होगा कि इस टेक्नोलॉजी का आगे हम लोग किस तरह से उपयोग करते हैं, व्यवहार रूप में कब आता है और वैज्ञानिकों को और क्या क्या इसमें करना पड़ता है। दुनिया भर की सरकारें किस तरह से एक मंच पर बैठती है और इस तरह की टेक्नोलॉजी पर बात करते हुए जलवायु के लिए कुछ बेहतर कर पाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर, नमस्कार।